Pyramids, first wonder of the world. Have you ever think that how were made this almost impossible structure in 2780 BCE? But why I am saying impossible? It is just a polyhedron shape like structure. Well, because 4500 साल पहले जब इसको बनाया गया था तब ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई आज की तरह एडवांस क्वालिफाइड इंजीनियर्स। वैसे इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। पिरामिड्स बनने के टाइम पे तो व्हील्स यानी कि पहिए भी नहीं थे एंड नॉट इवन अ स्टोन कटर मशीन्स। तो कैसे इजिप्ट के लोगों ने इस जायंट स्ट्रक्चर को बनाया एंड क्यों 4500 साल पहले लोगों को इस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल से दिखने वाले पिरामिड्स को बनाने की ज़रूरत पड़ी, जो कि आज तक अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स खड़ा है। आज की वीडियो में एक नहीं बल्कि कई पिरामिड्स के पीछे की मिस्ट्रीज, साइंस और रियलिटी को सबके सामने लाएंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। पिरामिड सिर्फ देखने में नॉर्मल और ट्रायंगल शेप जैसे लिखते हैं, लेकिन इसके पीछे की एंशिएंट टेक्नोलॉजी आज के टाइम की टेक्नोलॉजी को चैलेंज करती है। पिरामिड्स की हाइट 147 मीटर है और इसका बेस एरिया 13 एकड़ में फैला हुआ है। इसको एग्जांपल से समझो तो इस 13 एकड़ एरिया में अप्रॉक्स 9 फुटबॉल फील्ड आसानी से फिट आ जाएंगी। और इस पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में टोटल 23 लाख बड़े बड़े लाइमस्टोन्स का यूज़ हुआ है, जिसमें कि हर एक स्टोन्स के वेट की बात करें तो 30 टन से 80 टन के पत्थरों का भी यूज़ हुआ था। आप सोच सकते हैं कि 30 टन यानी कि 30,000 किलोग्राम्स के स्टोन्स को कैसे लेके आए होंगे और उनको शेप दिया होगा, जबकि उस समय ना ही कोई स्टोन कटर मशीन थी। इसकी बात आगे करेंगे, तब तक कि ये जान लेते हैं पिरामिड्स को बनाने के पीछे के इंटेंशंस को, कि आखिर क्यों इसको बनाया गया। इजिप्टोलॉजिस्ट की माने तो बेसिकली वहाँ पे मेन 3 पिरामिड्स हैं। पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसको कि वहाँ के राजा खूफू ने बनवाया था। दूसरा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जिसको कि खूफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। और तीसरा है पिरामिड ऑफ मेनकौर, जिसको कि खाफरे के बेटे मेनकौर ने बनवाया था। वहाँ पे बनाया गया सिर्फ यही 3 मॉन्यूमेंट नहीं है। देखने पे एक ऐसा मॉन्यूमेंट भी आपको दिखेगा जिसको कि ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा बोलते हैं। इसको देखने पे ऐसा लगता है इसका हेड तो इंसान का है, लेकिन इसकी बॉडी किसी शेर की है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे पिरामिड देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। और टोटल 120 पिरामिड्स हैं, जो कि ज़्यादातर टाइम के साथ टूट चुके हैं या फिर उनका शेप बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और अभी तक सबसे अच्छे से और सलामत खड़े हुए यही 3 मेन पिरामिड्स हैं। तो क्या रीज़न था इन पिरामिड्स को बनाने का? वही जो पहले के टाइम पे होता था, अपने राजा और वहाँ के शाही लोगों की बॉडी को मॉडिफाई करके दफन करना। एक वर्ड में बोले तो टूम की जैसे इसको यूज़ किया जाता था, यानी कि एक मकबरा। वहाँ के फ़ैरोज़ का ये बिलीव था कि मरने के बाद फ़ैरोज़ की स्पिरिट यानी कि आत्मा भगवान के पास जाती है और वो वापस ज़िंदा हो सकते हैं, यानी कि आफ्टर लाइफ पे भी बिलीव करते थे। और मरने के बाद ये अपने टूम्स में बहुत सारा खजाना, ज्वेलरी और खाना अपने साथ टूम्स में ही रखते थे। उसके बाद उनकी बॉडी को मॉडिफाई करके उन्हीं की टूम्स में रख दिया जाता था। इस बात को प्रूव किया वहाँ के रिसर्चर इजिप्टोलॉजिस्ट ने, जिन्होंने पिरामिड्स को फाइनली यानी कि बारीकी से रिसर्च किया और वहाँ के दीवारों पे बने ड्राइंग्स और मैसेजेस को डिकोड किया। बट आप ये जान के शॉक हो जाएंगे कि आज तक कोई भी मम्मी पिरामिड में नहीं मिली है। हाँ, ये रियल बात है, किसी भी टूम्स में आज तक किसी भी राजा की मम्मी नहीं मिली है। और बात करें खजाने की तो वो भी चोरी हो चुका है। ये बात आती है सामने कई साल पहले लोगों को जब पिरामिड में रखे खजाने के बारे में पता चला तो लोगों ने उसको लूटने की कोशिश करी और बहुत से लोग इस काम में सक्सेस भी हो गए। एक थ्योरी ये भी सामने आती है कि मम्मी पिरामिड्स के उन पोर्शन में हो सकती हैं जो पोर्शन अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए हैं, जो कि अभी तक मिस्ट्री ही बने हैं। वेल, ऐसी थ्योरी सामने आती रहती हैं और आर्कियोलॉजिस्ट और इजिप्टोलॉजिस्ट इन पर रिसर्च करते रहते हैं। अब आते हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा पे, जिसको कि वहाँ के राजा खूफू ने बनवाया था। किंग खूफू की बात करें तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है किसी के पास, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये सेकंड राजा थे 4th डायनेस्टी ऑफ द इजिप्ट के। और पिरामिड ऑफ गीज़ा की बात करें तो उसको टोटल 23 लाख बड़े बड़े लाइमस्टोन से बनवाया गया है, जिसमें कि पत्थरों का वेट अप्रॉक्स मिनिमम 20 टन से 80 टन तक है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि पिरामिड को बनाने में स्लेव्स का यूज़ किया गया होगा, जिनको कि फोर्सफुली और ज़बरदस्ती मार पीट के काम करवाया गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वहाँ के लोग जो भी पिरामिड्स को बनवाने में हेल्प करते थे वो काफ़ी स्किल्ड और फिजिकली हेल्दी थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको अच्छा खाना और अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी जाती थी बाकियों के कंपैरिजन में। वहाँ के लोगों को अपने किंग खूफू की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनके अच्छे कामों पे भी बिलीव करते थे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के कंस्ट्रक्शन में टोटल 30 से 40 हज़ार वर्कर लगे थे। स्टोन्स की बात करें तो 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन लगा था, 8,000 टन ग्रेनाइट था और 5 लाख टन मोटार का यूज़ हुआ था। अब शुरुआत होती है पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन की, लेकिन बनाने से पहले उनको चाहिए थे एक फ्लैट एरिया। जिस 13 एकड़ पे पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करना था, वहाँ का एरिया हल्का सा भी लेवल आउट होता या फिर ऊपर नीचे होता तो पूरा पिरामिड कोलैप्स हो सकता था। और उस टाइम 13 एकड़ जैसे बड़े एरिया को लेवल करने के लिए लोगों के पास आज की जैसे टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, जैसे कि लेज़र लेवलर और बबल लेवल। ये दोनों ही डिवाइसेस ज़मीन को लेवल करने के काम आते हैं। तो आखिर वहाँ के उस एरिया को लेवल कैसे किया गया?
थ्योरीज की माने तो बहुत सी थ्योरी सामने आती हैं, लेकिन सबसे लॉजिकल थ्योरी ये है कि कंस्ट्रक्शन के साइट पे पिरामिड के चारों तरफ खड्डा करके पानी भरा होगा और चारों तरफ पानी के लेवल को मैच किया होगा। जहाँ पे पानी लेवल में नहीं हुआ होगा वहाँ पे छेनी और हथौड़ी की हेल्प से उसके लेवल पे किया गया होगा। अब इस प्रोसेस की हेल्प से 13 एकड़ के एरिया को लेवल पे तो ले आए। अब स्टार्ट होता है पिरामिड के कंस्ट्रक्शन का काम। लेकिन अब प्रॉब्लम सामने आती है, इतने बड़े और हैवी लाइमस्टोन्स को काटा कैसे जाए। तो इसका आंसर है किसल, यानी कि छेनी। हाँ, सिर्फ ये छेनी की हेल्प से इतने बड़े लाइमस्टोन्स को काटा गया था। लेकिन ये सिर्फ कॉपर मेटल से बनी हुई छेनी नहीं थी, क्योंकि उस समय के लोगों को ये बात पता थी कि कॉपर उतना हार्ड मेटल नहीं है। इसीलिए इसमें आर्सेनिक केमिकल को मिलाया गया था ताकि ये छेनी लाइमस्टोन को काटने के लायक बनाया जा सके। इसी किसल और वुड से बने हैमर का यूज करके बड़े बड़े पत्थरों को काटा जाता था। लेकिन ये पत्थरों की कटाई पिरामिड के साइड से 250 किलोमीटर दूर टोरा नाम के शहर में हो रही थी। अब प्रॉब्लम आ रही थी, इतने शेप में लाए पत्थरों को पिरामिड साइड तक ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हर एक पत्थर का एवरेज वेट अप्रॉक्स 50 टन था और इतने हैवी लाइमस्टोन्स को उठाने के लिए ना ही कोई जानवर काम आ सकता था और टेक्नोलॉजी नाम की जैसी चीज़ तो उस समय होती ही नहीं थी। तो उस समय इसका सोल्यूशन निकाला गया रिवर। पिरामिड ऑफ गिजा नाइल रिवर के किनारे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। उसी नाइल नदी के जरिए इन पत्थरों को पिरामिड साइड तक पहुंचाया गया, जिसको कि अप्रॉक्स 500 से 800 लोगों की हेल्प से किया गया होगा। अब बात आती है लाइमस्टोन्स को काट भी लिया गया, किसी तरह पिरामिड तक पहुंचा भी दिया गया। लेकिन इन पत्थरों को इतनी ऊपर तक पहुंचाया कैसे गया होगा? तो एक्सपर्ट ने इसके 2 से 3 अल्टरनेटिव सोल्यूशन दिए हैं। पहला है इंक्लाइन रैम्प। इस लॉन्ग रैम्प को जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसी की हेल्प से पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया गया होगा। दूसरा है स्पाइरल ट्रैक और तीसरा है जिगजैग ट्रैक। लेकिन चाहे कोई भी तरीका यूज किया गया हो, इतना तो कन्फर्म है कि ये सारे 23 लाख पत्थरों को वर्कर्स के जरिए ऊपर तक खींच कर ही पहुंचाया गया होगा। इन पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ इतना ही नहीं था। पिरामिड्स के अंदर कंपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं और उनके अंदर जाने का रास्ते के साथ साथ छोटी छोटी टनल्स भी बनी हैं। लेकिन अंदर के कंपार्टमेंट में यूज होने वाला पत्थर लाइमस्टोन नहीं है, बल्कि ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट स्टोन डायमंड के बाद सबसे हार्ड स्टोन माने जाते हैं, जिनको कि प्रॉपर काटने में 3 से 4 महीनों का टाइम जरूर लगा होगा। पिरामिड्स की आखिरी और बाहरी कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो बाहरी वॉल्स में व्हाइट लाइमस्टोन का यूज हुआ है, जो कि बहुत शाइन करते हैं। इससे पता चलता है कि जब सन की लाइट पिरामिड्स पे पड़ती होगी तो ये पिरामिड्स बहुत तेजी से शाइन करते होंगे। लेकिन इतने सालों में बाहर की व्हाइट लाइमस्टोन अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है। थोड़ी बहुत खाफरे के पिरामिड पे ऊपर पोर्शन में बची हुई है। पिरामिड से रिलेटेड सिर्फ यही मिस्टीरियस फैक्ट नहीं है, उस टाइम के लोगों को मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की भी बढ़िया नॉलेज थी। पिरामिड के स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी करो तो पता चलता है उस समय के लोगों को अर्थ के एक्चुअल साइज की अच्छी तरह से नॉलेज थी। ओके, सो नाउ लिसन केयरफुली। जैसे कि हमें पता है कि विंटर्स में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, और समर में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। लेकिन ईयर में सिर्फ 2 ही दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि डे और नाइट दोनों ही इक्वल होते हैं। एक है 21 मार्च और दूसरा है 22 सितंबर। इन दोनों दिन ही सन इक्वेटर के बिल्कुल सामने होता है और इस फिनोमिना को सोलर इक्विनॉक्स बोलते हैं। इसका मतलब इन दोनों डेज में 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। सो अगर 12 घंटों को सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो 43,200 सेकंड्स बनते हैं, और इसको पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर आएगा 6,333 किलोमीटर। ये उतनी ही हाइट है जितने की अर्थ के पोलर रेडियस की है। पिरामिड्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इनके चारों डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को एग्जैक्टली पॉइंट कर रही है। इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन करना उस समय के लिए इम्पॉसिबल सा लगता है। बिना किसी कंपास और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन करना काफ़ी शॉकिंग और सोचने वाले फैक्ट्स हैं। बट ये मिस्टीरियस फैक्ट्स अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती हैं। अभी तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स सामने आएंगे जिसको कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सो मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।